तो आज हम टेस्ट नंबर 10 पढ़ते हैं समर्पण सीरीज का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। अब देखिए इसमें जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जेट स्ट्रीम क्या है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पवने चलती है और उसे ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब जेट स्ट्रीम क्या है, दो तरह की होती है, एक पूर्वी जेट स्ट्रीम और एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में ये मान्यता है कि गर्मी के दौरान जो है ना तिब्बत का पठार काफ़ी गर्म हो जाता है और गर्म होने से क्या है ना कि वो उष्णकटिबंधीय एक तापमान अचीव करता है। ठीक है, और वह क्या है हमारे मानसून को प्रभावित करता है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम किससे संबंधित है? गर्मी के मानसून से। लेकिन जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वह उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून से संबंधित है, जिसमें कि भारत में शीतकालीन मानसून भी लाती है वो। अब देखिए क्या है कि जब क्या है कि उस समय भूमध्य सागर में कैस्पियन सागर और डेड सागर से जब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिससे बनते हैं, तो सारे मॉइस्चर जो है चाहे कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और जो डेड सी है वहाँ से प्राप्त करके जब हिमालय के छत्रवर्ती एरिया में जब अत्यधिक वर्षा करती है, तो वह कहीं ना कहीं पश्चिमी जेट स्ट्रीम का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम वो शीत मानसून में आती है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से संबंधित है और यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है और हिमालय के क्षेत्रीय एरिया में वर्षा कराती है। और पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, गर्मी के मानसून में आती है। तो दोनों अपोजिट लिखा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि जलवायु क्षेत्रों के कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने टोटल भारत का जो एरिया है उसको 9 भाग में विभाजित किया है। तो उसमें देखते हैं कि जो CWG एरिया है ना, वो गंगेटिक प्लेन है ना, वहाँ पे CWG आते हैं। ठीक है, गंगा का मैदान हो, पूर्वी राजस्थान हो, तो ये सब CWG में आते हैं। BSHW जो आते हैं वो क्या है कि जो भी पश्चिमी राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है और कुछ जो मिडिल प्रायद्वीपीय का जो मिडिल पोर्शन है ना, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो CWG में क्या आएंगे, गंगा का मैदान और पूर्वी राजस्थान। BSHW में क्या आएंगे, तो उत्तरी पश्चिमी जो गुजरात है। ठीक है, AS का मतलब होता है कि AS का शॉर्ट कम याद रखिए, आंध्रा साइड। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साइड क्या है, कोरोमंडल तट है, तो C का 2 नंबर हो जाएगा। और AMW मतलब इसको शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए, आज चले मस्ती वेस्टर्न घाट करने के लिए। आज जो है ना मस्ती करेंगे वेस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट से किससे संबंधित हो जाएगा, तो भारत के पश्चिमी तट, गोवा के दक्षिण एरिया में। ठीक है, तो CWG गंगेटिक रीजन, BSHW पश्चिमी राजस्थान के पूर्वी साइड और प्रायद्वीपीय का मिडिल पोर्शन है। AS का मतलब है आंध्रा साइड यानी कोरोमंडल तट हो गया। AMW मतलब आज चले मस्ती करने वेस्टर्न घाट में, तो यह भारत के पश्चिमी तट या गोवा के दक्षिण एरिया में आते हैं। ठीक है, थर्ड है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो उसमें क्या है कि भारत का जो महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता यह है कि यह बहुत ही गर्म ग्रीष्मकाल और बहुत ठंडी सर्दियां होती है। तो यह कहाँ पे पाई जाती है, तो दिल्ली और पंजाब सहित जो उत्तरी मैदान है ना, इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता में जहाँ गर्म ग्रीष्मकाल और बहुत ठंडी सर्दी हो, तो उसके आंसर से दिल्ली, पंजाब और उत्तरी मैदान का एरिया आते हैं। भारत में अक्टूबर की गर्मी, जिसको अक्टूबर हीट कहते हैं, ठीक है, किस कारण से उत्पन्न होती है? तो अक्टूबर हीट जो है यह मानसून जब वापसी आते हैं ना, उस समय उच्च ह्यूमिडिटी और तापमान में वृद्धि करती है। ठीक है, जिसकी वजह से उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अत्यधिक गर्मी होती है। ठीक है, इस कारण से उसे अक्टूबर की हीट कहा जाता है। 5th नंबर है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है उससे संबंधित क्या है कि यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक लो प्रेशर बेल्ट है जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती है। बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या है लो प्रेशर बेल्ट। आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है उसको पूरा 7 प्रेशर बेल्ट में बांटा गया है, जिसमें कि 3 है लो प्रेशर और 4 है हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर कौन कौन सा है, तो 0 डिग्री भूमध्य सागर का, 0 डिग्री जो 0 इक्वेटर लाइन है, और
जो जो समशीतोष्ण है, यानी 60 डिग्री के करीब नॉर्थ में और 60 डिग्री के करीब साउथ में। तो 0 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, ये तीनों क्या है, लो प्रेशर बेल्ट हैं। बाकी जो है नॉर्थ और साउथ का दोनों पोलर रीजन हाई प्रेशर बेल्ट 2 हो गया। और एक जो आता है उपोष्ण कटिबंधीय, जो 27 से 30 डिग्री उत्तर और 27 से 30 डिग्री दक्षिण, ये दोनों जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो 2 ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल और 2 उपोष्ण कटिबंधीय जो साउथ और नॉर्थ में है, तो 2 2 4 हो गया और 3 लो प्रेशर बेल्ट, तो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है, पृथ्वी को बांटा गया है। तो उसमें कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर अभी जैसा बताया कि लो प्रेशर बेल्ट का क्षेत्र बनता है जहां पे ट्रेड विंड मिलती है, बिल्कुल सही है। और जुलाई में ITCZ 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थित होता है, जिसको मानसून गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, ये कोरलोसिस फोर्स के कारण होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, दोनों सही है। भारतीय मानसून के संबंध में कथनों पर विचार करें तो भारतीय मानसून क्या है, एक मौसमी पवन प्रणाली है। और तिब्बती पठार में गर्मी में क्या करते हैं ना, लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं। ठीक है, यहाँ गलती से हाई प्रेशर लिखा है, इसलिए इसका दोनों कथन, एक कथन सही है, दूसरा गलत है। अभी है 7वें नंबर में। तो 7 नंबर में क्या है कि वर्षा का क्षेत्र है और वर्षा का प्रकार है। देखिए तमिलनाडु जो क्षेत्र है उसमें क्या है कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून आती है, उससे वर्षा होती है। तो 1 का 3 हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट में हवा की दिशा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है, वहां से जब वेस्टर्न घाट में टकराती है पर्वत से, तो इसलिए पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और पंजाब हरियाणा में चूंकि भूमध्य सागर से जो उठती है हवाएं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है उसके थ्रू, तो वह एक चक्रवाती वर्षा होती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अब देखिए क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के संबंध में पूछ रहा है, तो यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही। और भूमध्य सागर में उत्पन्न होने के बाद यह चूंकि जो ये उत्पन्न होने के बाद क्या है कि भूमध्य सागर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, आगे बढ़ने के बाद कैस्पियन सी, आगे उसके आगे बढ़ने के बाद डेड सी के बाद आगे ये हिमालय से टकराते हैं और बारिश कराते हैं। वे सर्दियों के दौरान पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी का कारण बनते हैं, बिल्कुल सही है। और वे तमिलनाडु में गर्मी के वर्षा से जुड़े हैं, गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में जो है वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, अब देखिए 9वें नंबर में, भारत के अधिकांश उत्तरी भागों में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्य से गुजरती है, मित्र पे गमछा झाड़ जिसका शॉर्ट नेम है। तो अब ये नहीं है कि कर्क रेखा गुजर रही है तो वहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी होगी, उसके लिए यह उसकी जो भौगोलिक विशेषता क्या है, ऊंचाई क्या है, उच्चावच रेखाएं क्या है, उस पर निर्भर करती है। तो हालांकि दोनों कथन सही है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है कर्क रेखा की वजह से, यह कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी भौगोलिक विशेषता और ऊंचाई मायने रखता है। अब देखिए क्या है कि 10वें नंबर में, मैंगो सोवर यानी आम्र वर्षा, यह क्या है कि मानसून से पहले होती है। गर्मी के अंत में जब प्री मानसून वर्षा होती है ना, तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बारिश होती है, इसको मैंगो सोवर बोलते हैं। ठीक है, अक्टूबर हिट तो गर्मी में आती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है ना, यह भूमध्य सागर से तो बताए थे उत्पन्न होती है। और यह उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्दी के मौसम में बारिश और बर्फबारी कराती है। और काल वैसाखी तो जिसको नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, यह मानसून से पहले ही आते हैं बंगाल असम के क्षेत्र में। और यह चाय, जूट, चावल ये सब का उपयोगी होते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाई जाती है, तो इसका है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, बिल्कुल सही है। और पीछा हटता मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, ये तो सर्दियों के मौसम में होता है, ये गलत है। अब देखिए क्या है कि जेट स्ट्रीम, भारतीय जलवायु के संबंध में विचार करें तो पूर्वी जेट स्ट्रीम अभी जैसा कि बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि गर्मी के दौरान होती है, और पश्चिमी जेट स्ट्रीम सर्दी के दौरान, तो दोनों आपस में अपोजिट है। अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अल्नीनो और लानिना के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अल्नीनो क्या है, देखिए नॉर्मल जो हमारा जो मानसून उत्पत्ति होती है, तो चूंकि भूमध्य जो कि हमारा
इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री लाइन, वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं। और लो प्रेशर बेल्ट बनने के कारण कॉर्योलिस फोर्स के कारण क्या है कि जब ऊपर उठती है तो पश्चिमी घाट की तरफ एक जो मानसून का डायरेक्शन होता है, और दूसरा अंडमान निकोबार से टकराने के बाद मेघालय से टकराने के बाद फिर उत्तरी मैदान में वर्षा कराती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अल नीनो में क्या है कि जो हमारा इक्वेटर लाइन पे यानी हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के जो नियर अबाउट है, वहाँ पे जो हमारा 0 डिग्री लाइन पे भारत के दक्षिणवर्ती के नीचे एरिया जो है उसमें लो प्रेशर बेल्ट बनने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्पन्न होती थी। लेकिन अगर वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में अगर वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट ज़्यादा बन जाए तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है कि हाई प्रेशर बेल्ट थोड़ा सा बढ़ने लगता है यहाँ पे हमारे तमिलनाडु के नीचे क्षेत्र में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मानसून की जो दिशाएं थी वो बदल करके कहाँ चली जाती है, दक्षिणी अमेरिका के साइड में। इसलिए भारत में सूखा उत्पन्न होती है, भूखमरी उत्पन्न हो जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जितनी भी मानसून की जो वर्षाएं थी, फॉग्स थे, मॉइस्चर थे, वो सारा जाकर के दक्षिणी अमेरिका के एरिया में बारिश कराती है और बाढ़ लाती है। तो यह क्या करती है, हमारे मानसून के पैटर्न को डिटेरियोरेट कर देती है, बिगाड़ देती है। ठीक है, तो वही है कि अल नीनो क्या है, मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि हो जाती है। और ला नीना क्या है, जस्ट अपोजिट है कि जहां लो प्रेशर बेल्ट भारत में के नीचे बन रहा था वहीं अत्यधिक लो प्रेशर बेल्ट बनाने की कोशिश करता है ला नीना। जिस वजह से अत्यधिक लो प्रेशर बेल्ट बनेगा तो अत्यधिक क्या है कि हवाएं की दिशा बहुत ही तेज होगी। और चूंकि हवाओं में क्या है कि मॉइस्चर है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बारिश और बाढ़ लाने का संभावना रहता है। 14वें नंबर में क्या है कि अल नीनो के कारण भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा मानसून का पैटर्न बिगाड़ देता है वो। और अल नीनो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी कर सकता है। बिल्कुल सही। अल नीनो के कारण बंगाल की खाड़ी में चक्रवात संबंधी गतिविधि बढ़ जाती है। नहीं, ये गतिविधि कम करके दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्र को ले जाती है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। वह प्राथमिक तंत्र क्या है जिसके माध्यम से अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है? तो जिस प्रकार से भारत के जो दक्षिण एरिया में जो लो प्रेशर बेल्ट बन रहे थे, जिसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्पन्न हुई, उस लो प्रेशर को एक हाई प्रेशर की ओर धकेल देता है, जिस वजह से हमारा मानसून पैटर्न बिगड़ता है। और इस प्रोसेस को वाकर परिसंचरण कहते हैं, वाकर सर्कुलेशन। 16वें में क्या है कि ला नीना घटनाएं आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा में वृद्धि का कारण बनती है। देखिए, हम अल नीनो की बात किए थे, लेकिन ला नीना क्या है, ये सपोर्ट करता है। लो प्रेशर बन रहा है दक्षिण में तो और अत्यधिक लो प्रेशर बनाता है। ला नीना घटना आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा में वृद्धि करती है। बिल्कुल सही। और ला नीना व्यापारिक जो ट्रेड विंड को मजबूत करता है और उपमहाद्वीप पर मानसून के प्रभाव को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तमिलनाडु तट के बारे में, तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर है। तो चूंकि समानांतर होने के कारण क्या है कि जो उसका मॉइस्चर है हवाएं में उसको रोक नहीं पाता है, जिस वजह से वर्षा नहीं होता है। ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से, जो कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिम क्षेत्र है वहां तो बारिश होता है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में क्या है कि शैडो जोन के होने के कारण बारिश नहीं होता है। गंगा के मैदान में निम्न दाब की द्रोणी दक्षिण की ओर बढ़ने लगती है तथा आसमान साफ हो जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ आर्द्रता भी बढ़ जाती है। यह घटना जो है ना, लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं उसको। 19वें नंबर में देखते हैं कि भारत में औसत वर्षा के संबंध में पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में होती है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछ रहा है गलत कौन सा है। ठीक है, तो 1 नंबर सही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दक्कन के पठार में इसमें जो है ना वर्षा यह 50 से 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है 100 से 200 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? तो गुजरात, पूर्वी तमिलनाडु, बिहार आदि के दक्षिण भागों में। ठीक है। और 50 सेंटीमीटर से कम कहाँ होंगे? शुष्क क्षेत्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है ना, तो इसलिए तो गलत है। 20 नंबर में क्या है? लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% केवल उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नहीं, इसके अलावा जो है यह कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। इसलिए 1 नंबर गलत है।
2 नंबर में क्या है कि एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। यह बिल्कुल सही है और इसमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। देखिए क्या है कि कौन सा लौह अयस्क का खदान है, तो लौह अयस्क का खदान के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, कुद्रमुख। कुद्रमुख कहाँ है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में बाबा बुदन का हिल्स भी है, संदूर हॉस्पेट भी है, और चिकमंगलुरु में जो कुद्रमुख तो यहाँ लिखा ही है। दूसरा है बादाम पहाड़, यह कहाँ है, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। बेलाडीला की खान कहाँ है, तो बेलाडीला हो, दुर्ग हो, रावघाट हो, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये सब लौह अयस्क के खदान हैं। इसके अलावा बताता हूँ कि झारखंड का जो नोवामुंडी है वह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में करप्पा है, अनंतपुर है, कुरनूल है, तो ये सब लौह अयस्क का खदान है। बालाघाट, शिव मोगा, सुंदरगढ़ की खदानें क्या है, मैग्नीज। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और मैग्नीज क्या है, लौह अयस्क को गलाने के काम आते हैं और फेरो मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अभी देखिए क्या है 23rd में, तो 23rd क्या बोलता है कि बॉक्साइट मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। और महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा आदि में बॉक्साइट का उत्पादक क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा में क्या है, मैग्नीज पाए जाते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जो बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, निरामर है, मंडला क्षेत्र, ये सब मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। और तांबा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है, लेकिन रिजर्व के मामले में राजस्थान सबसे अधिक है। उसके बाद है कि भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, अभी बताया कि मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, लेकिन रिजर्व या भंडार की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। भारत में कौन सा भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है, तो कोडरमा, गया, हजारीबाग, पठार है सब, ठीक है। तो 26 में देखते हैं, तो भारत में बिटुमिनस कोयले के प्रकार के भंडार अधिक हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बता दें कि कोयला का 4 किस्म होते हैं, एक एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा पीट होते हैं। तो एंथ्रासाइट मेनली क्या है कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिक एंथ्रासाइट में होती है और यह जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पीट होते हैं वो सबसे निम्न स्तर के कोयला होते हैं। और अभी जो 3rd बताए लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे मैक्सिमम जो है बिटुमिनस कोयले पाए जाते हैं। झड़िया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज, दोनों झारखंड में हैं। और सिंगरौली, कोरबा, नवेली, तलचर आदि कोयला की खदान है, ये भी सही है। अब देखिए सिंगरौली कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है, उड़ीसा में तलचर, रामपुर सब है। और जो नवेली है, तमिलनाडु में जो नवेली है, यह क्या है, कोयला के भंडार के रूप में खदान है। तो 26 का डी नंबर होगा। अब कोयला के बारे में बताते हैं कि कोयला मुख्य रूप से 2 भूवैज्ञानिक जो युग थे ना, एक गोंडवाना और एक तृतीयक जमाव, उसकी चट्टान में पाए जाते हैं। और यह जो है क्या है कि इसमें तृतीयक क्षेत्र में होने के कारण क्या है, 80% कोयला बिटुमिनस प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखिए 27 में भी जैसा बताए कि एंथ्रासाइट उच्च किस्म का कोयला है, तो कहाँ पाए जाएंगे, तो ये जम्मू कश्मीर में। तृतीयक कोयला, ठीक है, जो टर्सरी कोयला है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो असम और मेघालय क्षेत्र में, ठीक है। असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड में भी पाया जाता है। अब भूरा कोयला, जिसको लिग्नाइट कोयला कहते हैं, यह कहाँ पाया जाएगा, तो तमिलनाडु क्षेत्र में, ठीक है ना। तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, पुडुचेरी, गुजरात के तटीय क्षेत्र में। और बिटुमिनस कोयला कहाँ है, तो यह दामोदर घाटी है, झारखंड, बंगाल का कोयला क्षेत्र, जैसे झड़िया है, बोकारो है, इस सब में बिटुमिनस पाए जाते हैं, ठीक है। तो 27 का ए हो जाएगा। 28 का क्या है कि कौन सा कथन सही है, तो पूर्वी तटीय मैदान, उत्तरी सरकार, चूंकि देखिए पश्चिमी तट में ना कुछ बटा हुआ है, जैसे कोकन तट, केंद्रा तट, मालाबार तट है, लेकिन पूर्वी तट में उत्तरी सरकार तट है, कोरोमंडल तट है। तो उत्तरी सरकार किसको बोलते हैं, उत्तरी सरकार जो है वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का रीजन कहलाते हैं। और कोरोमंडल हो गया तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है ना। और पूर्वी तट क्या है ना कि पश्चिमी तट के ही अपर्दन अवक्षेपण के थ्रू बना है, तो इसलिए पूर्वी तट मोटी है और टूटी फूटी है, ठीक है। इसलिए उससे होकर जो नदियां जाती है ना, वो क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है।
लेकिन पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी जो घाट है, वह क्या है, पूरा सॉलिड है, पतले हैं और अत्यधिक ऊंचाई वाले हैं। ठीक है, इसलिए इससे होकर के जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा ताप्ती, वह एस्चुरी बनाती है। ठीक है, कौन सा तटीय मैदान वेक वाटर और कैल के नाम से जाने जाते हैं? तो मालाबार तट है। मालाबार तट केरल के मालाबार में स्थित है और यह परिवहन और पर्यटन के लिए जाना जाता है। और यह तट जो है मछली पकड़ने, अंतर्देशीय नेविगेशन है। और इसी जो कैल है ना, इसमें नेहरू ट्रॉफी बल्लम कल्ली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। अब देखिए क्या है 30 नंबर में, तो 10 डिग्री जो का जो चैनल है, 10 डिग्री का चैनल जो है ना अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, उसमें क्या है कि ऊपर से अगर देखते हैं तो उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर उत्तरी है, नॉर्थ है, मिडिल है, लोअर अंडमान है। और लोअर अंडमान के ही नीचे उसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद है लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार और सबसे जो नीचे है वो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार से ही जो है ना इक्वेटर के सबसे नजदीक है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से सजाएंगे तो क्या होगा, पहले उत्तरी अंडमान 4 नंबर, फिर छोटा अंडमान 2 हो गया, उसके बाद कार निकोबार के सबसे नीचे महान निकोबार। अंडमान निकोबार को म्यांमार से कोको चैनल से अलग करती है, बिल्कुल सही। कार निकोबार भूमध्य रेखा के सबसे करीब है, नहीं, यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। भारत में अरब सागर की तुलना बंगाल की खाड़ी में काफी अधिक आइलैंड बसे हैं, बिल्कुल सही। अभी देखते हैं हम, अभी देखिए 32 में क्या है कि 32 में देखते हैं कि बुंदेलखंड कहाँ है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बुंदेलखंड है। ठीक है, अब बघेलखंड क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, ना कि झारखंड उसमें आता है। अब कर्नाटक तो है, दक्कन पठार का पश्चिमी क्षेत्र है ही। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। पश्चिमी घाट का स्थानीय रूप क्या है? सह्याद्री क्या है? तो महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी तो कर्नाटक तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई क्या है? तो अन्नामलाई केरल में अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम हिल्स है। तो 33 का सी होगा। भारतीय प्रायद्वीप पठारों को उच्चावच विशेषताओं के आधार पर कितने समूह में बांटा गया है? तो 3 समूह में बांटा गया है कि पहला है दक्कन का पठार है, दूसरा है मिडिल हाईलैंड से है, सेंट्रल हाईलैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण से अलग करती है, उसी तरह से सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है? मिडिल में है इंडिया के। और जो तीसरा है वह पूर्वोत्तर का पठार है। ठीक है, अभी देखिए क्या पूर्व और पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनकी सर्वाधिक ऊंचाई के आधार पर सजाना है। तो हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी किसका है? अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसका सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है 2695 मीटर। उसके बाद नीलगिरी का 2637 मीटर तमिलनाडु में स्थित है। सेवरोई कहाँ है? तमिलनाडु में 1620 मीटर। और नल्लामलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में 1100 से 1200 मीटर। तो इस प्रकार से अन्नामलाई क्या है? 2695, नीलगिरी है 2637, उसके बाद क्या है? सेवरोई पहाड़ी है 1620, 100 से सेवरोई, 100 से 1620 और नल्लामलाई का 1100 से 1200 मीटर। अब देखिए क्या है कि पूर्वोत्तर पठार की भूवैज्ञानिक विशेषता के संबंध में बताना है। तो यह क्या है? पूर्वोत्तर जो पठार है यह क्या है कि ग्रेनाइट और नीस से बना है। पठार कई 200 घाटियों से विच्छेदित है, बिल्कुल सही। और एक टेक्टोनिक अस्थिरता का संकेत दिखाई पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और उत्तर पूर्वी का जो पठार है ना, वो भूकंप क्षेत्र 5 में पड़ता है, जो भारत में सबसे जो अधिक भूकंपीय क्षेत्र एक्टिव रूप में है वह उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको तो अभी बताए थे कि सबसे वेस्टर्न में जो है मालवा घाट है, उसके बाद बुंदेलखंड है यूपी एमपी में, उसके नीचे बघेलखंड है यूपी एमपी छत्तीसगढ़, और सबसे राइट साइड में जो झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ग्रेटर हिमालय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी ग्रेट हिमालय में ही है और अधिक हिमच्छादित रहता है। और इसकी जो ऊंचाई है एवरेज 6000 मीटर है, 6000 मीटर से ऊपर है और यह निरंतर श्रृंखला है। तो इसका सी गलत है। अभी देखिए 39 में हम देखते हैं। तो 39 में क्या है ना कि हिमालय के सिंटेक्सियल बैंड निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो सिंटेक्सियल बैंड किसको बोलते हैं?
सिंटेक्सियल बेंड उसको बोलते हैं कि टेक्टोनिक फोर्स के कारण अगर जो मोड़ आ गया है ना, उसी को सिंटेक्सियल मोड़ कहा जाता है। तो हिमालय जो है अपना पश्चिमी क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक तीखा मोड़ प्रदर्शित करता है। इसी को सिंटेक्सियल बेंड कहा जाता है। हिमालय के क्षेत्रों में विभाजन के संबंध में कथन पर विचार करें तो देखिए, हिमालय को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। एक पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो उसमें हम देखते हैं कि जो पंजाब हिमालय है, सिंधु से सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है वह पंजाब हिमालय आते हैं। सतलज से काली कुमायूं, काली से तीस्ता नेपाल और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। इसलिए इसमें दिया है ना सतलज से काली, ये तो कुमायूं हिमालय है, और काली से तीस्ता नेपाल हिमालय है। ये दोनों गलत दिया है। अभी देखिए क्या है कि 41 में कि जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जोजिला दर्रा जो है ना जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा से जो क्या है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू वैली जो लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है। और नाथुला दर्रा कहाँ है, नाथुला और जलेबला तो सिक्किम में है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। 42 क्या है, हिमालय की जलवायु विविधता में कौन सा कारक योगदान करते हैं। तो हिमालय की जलवायु जो डिफरेंट है वो कौन कौन से कारक, तो ऊंचाई में भिन्नता है, पर्वत श्रृंखलाओं का भी विन्यास है। देखते हैं कि हम अक्षांश बदलने से कैसे उसकी भिन्नताएं पाई जाती है। ऊंचाई से जैसे कि देखिए कि पर्वत का जो पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक, जहाँ पे 800 से 1200 मीटर की ऊंचाई है तो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके ऊपर अगर मान लिया 1000 से 2000 मीटर तक जो है ना कौन सा पाए जाते हैं उसमें, तो उपोष्ण या फिर अर्ध शीतोष्ण पाए जाते हैं। फिर उसके ऊपर जो 2250 से 4000 तक समशीतोष्ण पाए जाते हैं, और उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं जहाँ पे लाइकन और मॉस उगते हैं। तो किस प्रकार से उसकी विविधता पाई गई, वनस्पतिक हो चाहे जैविक भिन्नता पाई जाती हो। ठीक है। इसका आंसर डी होगा। 43 क्या है, हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है और यह एक जो है ना न्यू माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अभिसरण के कारण जो है ना दोनों उनका जो मुंह था वो ऊपर उठने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। अवशिष्ट पर्वत किसको बोलते हैं, तो अवशिष्ट पर्वत जो है यह जैसे अरावली है अवशिष्ट पर्वत है। ब्लॉक पर्वत हो गया भ्रंश घाटी से जो होता है रिलेटेड, जिसमें सतपुरा है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है। ज्वालामुखी के कारण जो पर्वत बनते हैं उसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। 44 क्या है, हिमालय पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही। और हिमालय दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, ये गलत है, क्योंकि हिमालय एक नवीन पर्वत है और अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है। उसके बाद क्या है 45 गैर नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं, नवीकरणीय, जिस एनर्जी का बार बार हम उपयोग कर सकते हैं फिर भी खत्म होने के चांसेस कम हो, जैसे कि सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, बायोमास को। लेकिन गैर नवीकरणीय, गैर मतलब क्या होता है कि उसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर लाखों वर्षों तक हमें वेट करना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्ष के जो ताप दाब अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप जो गैसेस बने हैं उसको प्राकृतिक गैस बनते हैं। कोयला भी ऐसे निर्माण होते हैं। तो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखते हैं हम 46 में। तो 46 में क्या है कि बाड़मेर जो बेसिन है यह कहाँ है, यह राजस्थान में है। और बाड़मेर जो तटवर्ती क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है। नरोरा में 1991 में उत्तर प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा संस्थान भी बना था। मुपंडल क्या है, तमिलनाडु में एक पवन ऊर्जा का स्रोत है। और सांभर झील क्या करते हैं, तो सांभर झील जो राजस्थान में है सौर ऊर्जा का उत्पादन और नमक उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। 47 क्या है, तो देखिए कार्बन फुटप्रिंट किसको बोलते हैं, जो कार्बन का ज़्यादा इमिशन करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा इमिशन करेगा। तो यहाँ पूछ रहा है न्यूनतम से अधिकतम, तो अधिकतम 1 नंबर है कोयला। उसके बाद प्राकृतिक गैस है। उसके बाद क्या है, सौर है। अब पवन जो है ना सबसे लिस्ट करते हैं। ठीक है। पवन क्या है, सबसे लिस्ट कार्बन का वो करते हैं इमिशन। 48 में क्या है, तो लौह और इस्पात के लिए देखते हैं। तो लौह इस्पात जमशेदपुर में है। सॉफ्टवेयर के लिए बेंगलोर है, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है।
सूती कपड़ा 1854 में जैसे मुंबई में स्थापना हुआ था। जहाज निर्माण विशाखापत्तनम में स्थापना हुआ है, ठीक है, जहाज निर्माण विशाखापत्तनम में होता है, तो 48 का ए होगा। 49 में क्या है कि खरीफ फसल, अभी देखिए कि बताता हूँ कि खरीफ फसल होते हैं और एक रबी फसल होते हैं और एक जायद फसल होते हैं। तो खरीफ फसल जून से सितंबर में जो मानसून आते हैं ना, उस समय खरीफ फसल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, जितने भी गर्मी के फसल हैं ना, वो खरीफ फसल होते हैं। और ये जून से सितंबर में इसका प्रोडक्शन होता है। रबी फसल अक्टूबर से मार्च तक, यानी मानसून के पश्चात और ठंडे के समय में, शीतकालीन क्षेत्र में, तो शीतकालीन में कौन क्या क्या उपजाए जाते हैं? गेहूं है, चना है, सरसों है, जौ है, ठीक है। और जायद फसल ये होते हैं जो अप्रैल जून के करीब होते हैं, सब्जी, कुछ फल है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रमुख, ये जो कपास, बाजरा, मक्का है ना, यह क्या है? खरीफ फसल है। और जौ है क्या है? रबी फसल है। भारत का प्रमुख उद्योग क्षेत्र क्या है? तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्र भी दो तरह का होता है, एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, एक लघु औद्योगिक क्षेत्र। तो ये जो है ना, दुर्ग है, रायपुर है, अंबाला है, बिलासपुर है, भोजपुर, मुंगेर है, अपना जयपुर, अजमेर है, इंदौर, देवास, उज्जैन है, ये सब लघु औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। लेकिन बेंगलोर है, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बड़े बड़े प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वहीं व्यवस्थित है, जैसे मुंबई पूना क्षेत्र हो गया, बेंगलोर जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाने जाते हैं, विशाखापत्तनम, गुंटूर क्षेत्र, गुरुग्राम दिल्ली क्षेत्र हो गया, कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र हो गया, हुगली क्षेत्र है, ये सब क्या है? बड़े बड़े प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। अभी देखिए क्या है 51 नंबर में। 51 में क्या है कि पहला जूट मिल कब बना था? उड़ीसा में 1855 में बना था। इसको का स्थापना हीरापुर में। पहला बंदरगाह आधारित इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम में। और पहला आधुनिक कपास मिल 1854 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, ठीक है। 52 में क्या है कि भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो हरित क्रांति जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आया, तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, तो 1966 के बाद जो है ना, हाई यील्डिंग बीज, उच्च उत्पादन, कीटाणुरोधी जो है ना बीज का तैयार किया गया MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। और हरित क्रांति जब आई तो उसमें क्या है कि उत्तरी पश्चिमी जो यूपी है और पंजाब का क्षेत्र है, उसमें गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या है, उच्च उपज वाला बीज का प्रयोग किया गया था ना, हाई यील्डिंग बीज। उर्वरक को बढ़ता उपयोग हुआ, कृषि का मशीनीकरण, आधुनिकीकरण किया गया। लेकिन खेती के क्षेत्र का विस्तार ये गलत है, इसकी विशेषता नहीं था। और इस वजह से, हरित क्रांति की वजह से भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। नेक्स्ट है कि अब देखिए 53 में क्या है ना, कृषि के टाइप हैं। तो स्थानांतरित कृषि क्या होता है? स्थानांतरित मतलब एक जगह करने के बाद दूसरी जगह मूव करना। क्यों? क्योंकि जो जंगली क्षेत्र होते हैं ना, उसमें जंगल को काट करके खेती योग्य बनाया जाता है और 2-3 साल यूज करने के बाद फिर से वह डिफर्टिलाइज हो जाते हैं, अनुर्वर हो जाते हैं। इसलिए फिर से वहाँ से मूव करके दूसरे जगह मूव कर जाते हैं जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं। तो स्थानांतरित कृषि क्या है? जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में किया जाता है, ठीक है। बागान क्या है? तो चाय है, कपास है, कॉफी है, ये सब क्या है? बागवानी फसल होते हैं, बागान फसल है, ठीक है ना। तो बी का कौन सा हो जाएगा? तो प्रसंस्करण इकाई यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एकल कृषि है, ठीक है। 53 का बी का 3 नंबर हो जाएगा। और गहन कृषि किसको बोलते हैं? जो मतलब कि एक लोकल लेवल पे, एक प्राचीन काल का जो पद्धति चला आ रहा है, छोटे छोटे खेत पर जो है उच्च लेबर का यूज कर करके जो कृषि किया जाता है, जिससे सिर्फ निर्वाह हो, ठीक है, भरण पोषण हो एक परिवार का, इसलिए उसको गहन निर्वाह खेती कहते हैं। अब वाणिज्यिक यानी कमर्शियल खेती उसको बोलते हैं जिसमें कि आधुनिक जो मशीन का उपयोग करके कम से कम श्रम का यूज हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो वाणिज्यिक खेती कहते हैं उसे। 54 में क्या है? नदी के उत्तर से दक्षिण, तो सबसे ऊपर नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, फिर गोदावरी, फिर कावेरी, ठीक है। नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। ताप्ती का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है? तो ताप्ती का उद्गम अगर हम देखते हैं तो वह एक जो मध्य प्रदेश का एक मुल्ताई प्रदेश है, ठीक है, वहाँ से बहती है वो। गोदावरी नदी तो
नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और कावेरी तो ब्रह्मगिरी पर्वत और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है। 55 में क्या है कि केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य नहीं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद नेपाल है, इसमें नेपाल भी आते हैं। तो भारत के 5 राज्य के साथ प्रदेश से सीमा लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ना, अरुणाचल प्रदेश देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश उत्तर में चीन से, पूरब में म्यांमार से, और इधर भूटान से भी लगते हैं सीमा। ठीक है। तो यहाँ 3 देश होना चाहिए था, दोनों गलत है। 56 क्या है? हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है, बिल्कुल सही। महानदी कावेरी और कृष्णा यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बट ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अत्यधिक चौड़े हैं। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान अत्यधिक चौड़ा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान के ही अपक्षय पर्तन से पूर्वी तटीय मैदान बनी है। ठीक है, ताप हो चाहे दाब के द्वारा, तो पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक चौड़ा है और टूटा फूटा है, बट पश्चिमी तटीय मैदान एक खड़े हैं उच्च धार वाले पर्वत का एक श्रृंखला है। ठीक है, तो ये भी 2 और 3 दोनों गलत है इसमें। अभी देखते हैं कि 57 में देखते हैं कि मृदा परिच्छेदिका ऊपर से नीचे सही क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे ऊपर जो होता है ना, ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है, उसके बाद बालू गाद होते हैं, उसके बाद नीचे जो चट्टानी पदार्थ हैं सब स्ट्रेटम बोलते हैं उसको, उसके बाद बेडरॉक होते हैं सबसे नीचे में, जहाँ पे चट्टान बहुत सारे पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, ठोस चट्टान होते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। मृदा निर्माण जो सॉइल फॉर्मेशन है उसकी दर को क्या क्या प्रभावित करता है? तो जलवायु, वर्षा, तापमान और अपक्षय, चारों सही है। 59 में क्या है कि हिमालय की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। नहीं, इसमें क्या है कि पश्चिम की ओर देखते हैं, जो हिमालय है ना उसमें पश्चिम की ओर अगर देखते हैं तो इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम से पूरब की ओर क्या है, चौड़ाई घट रही है और यह 2400 किलोमीटर लंबा है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि यह पूरब से पश्चिम घट रही है, बिल्कुल गलत है, जबकि पश्चिम से पूरब घट रही है। अब महान हिमालय करोड़ का बना हुआ है, बिल्कुल सही। 60 नंबर में क्या है? कंचनजंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर की अवस्थिति भारत में है। तो कंचनजंगा तो भारत में है, लेकिन अन्नपूर्णा कहाँ है? अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है सही कथन, तो कंचनजंगा भारत में है लेकिन अन्नपूर्णा नेपाल में, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। गुरला मंदाता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत भारत में स्थित है, बिल्कुल सही है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो 8598 मीटर का है, जबकि नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.5 मीटर है। उसके बाद देखते हैं कि अरावली की पहाड़ी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है, 800 किलोमीटर लगभग लंबाई है। और अरावली की पहाड़ी भारत की प्राचीनतम पहाड़ी में से एक है। यह अरबों वर्ष पुरानी है और यह एक रेसिडुअल माउंटेन है जिसको धारावाहिक भ्रंशन पर्वत कहते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ धारवाड़ जो युग है ना, आर्कियन एरा, उसी समय हुआ था। तो इसका दोनों कथन सही है। 62 में क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्वी से निकलती है, ना कि पश्चिमी से। ठीक है। दूसरा है सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, बिल्कुल सही है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी है, जिसको शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब 63 क्या है? कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है और कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। ब्रह्मणी बैतरणी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नहीं, यह पूर्वी की ओर बहती है और उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। ठीक है, तो इसका 2 नंबर गलत है। अभी देखते हैं 64 में क्या है कि अब देखिए क्या है कि अभी जैसे बताए थे कि जो वर्षा वन है, जो भी आपके वनस्पति हैं वह ऊंचाई पे निर्भर करता है।
तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, फिर उपोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीला वन हो गया, पर्वतीय वन हो गया, मैंग्रोव वन हो गया। अभी हमें उष्णकटिबंधीय वन के बारे में पूछा है, तो यह जो है ना, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाया जाता हो, ठीक है, वहीं पे यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और उसकी ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है, ठीक है। तो इस वृक्ष झाड़ियाँ लताएं होती है, अबुनास है, अबुनास को एबोनी भी बोलते हैं, इसमें महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, सिंकोना है, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं और इसमें ये सब जीव पाए जाते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। पर्णपाती की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जो शिवालिक का पर्वत पदीय प्रदेश हैं। अब है कि असत्य पूछ रहा है, ठीक है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय पौधों की उत्पत्ति से है जिसमें मानव का हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। तो एक्चुअली प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर डेफिनेशन बताएं तो वनस्पति का वह क्षेत्र होता है जहां मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव भी नहीं कोई पड़ता हो। इसको अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हमारे देश में मुख्यतः 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और फल और बगान प्राकृतिक वनस्पति है? नहीं, फल और बगान तो मनुष्य अपने जो है उपयोग बस के लिए इसको उगाते हैं, तो वह प्राकृतिक नहीं होंगे, वह कृषिगत फसल हो जाएगा। जैसे फल बगान जो है कृषिगत फसल है ये। 66 में क्या है? भारतीय वनों के संबंध में विचार करें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे पाए जाते हैं, ना कि पूर्वी ढाल पे, ठीक है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां अभी बताए थे कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और कुछ शुष्क पाए जाते हो, जैसे कि पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार है, जो हिमालय का कुछ क्षेत्र हो गया, तो उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उसमें रोजवुड, महोगनी, सिंकोना पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये 3 नंबर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि हर जगह 200 सेंटीमीटर वर्षा है, यह कथन कैसे सही हो सकता है। कत्था बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका 3 और 5 सही है। हिमालय पर्वत नीचे से ऊपर की ओर, तो अभी बताए थे कि जो शिवालिक, चूंकि हिमालय जो है ना, हिमालय को अगर बांटते हैं तो पहले सबसे ऊपर बृहद हिमालय है, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, ठीक है, उसके बाद शिवालिक है। तो सबसे निचला जो है शिवालिक, वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शिवालिक से जो वो ऊपर बढ़ते हैं लघु हिमालय, तो वहाँ आर्द्र शीतोष्ण पाए जाते हैं। और उसके ऊपर जो महान हिमालय है उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय है, और उसके ऊपर जो है जो बाह्य हिमालय है जिसको टुंड्रा प्रदेश, उसमें मॉस और लाइकन उगाए जाते हैं। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी पाई जाती है, और यह मृदा अम्लीय भी होती है, तो वह लेटराइट मृदा होती है, ठीक है। तो लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है वह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क ऋतु के एक के बाद एक आने के कारण होता है, ठीक है। और यह लेटराइट मिट्टी क्या होते हैं कि जो भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे यह मृदा का विस्तार पाया जाता है और इसका पीएच मान 6 से कम होते हैं। नेक्स्ट है कि 69 में बहता हुआ जल मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका अगर बनाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको गली अपर्दन कहते हैं। लेकिन चादर अपर्दन किसको बोलेंगे? कि जब बहता हुआ जल पूरा एक समान परत के रूप में मृदा को काटता हुआ जाए तो उसको चादर अपर्दन कहते हैं। उसको सीट एरोजन भी कहते हैं। लेकिन गहरी नाली और वाहिकाएं अगर बनाएगी ना तो उसको गली अपर्दन कहते हैं, इसलिए गलत है। जब मृदा ऊपरी मृदा घुल करके जल के साथ बह जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। और अवनलिकाएं किसको बोलते हैं? तो अवनलिकाएं या गुली उस भूमि को कहा जाता है कि जहाँ गहरी नलियाँ काटी, जहाँ गहरी जो नलियाँ हैं ना वो कट गई हो और गली अपर्दन का परिणाम उससे बनती है, ठीक है। 70 में क्या है कि जब एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारा जो सापेक्ष जो वृद्धि होता है ना, रिलेटिव ग्रोथ जो है ना, वह हमारा जनसंख्या और वृद्धि दर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो सापेक्ष दर क्या होंगे? सापेक्ष वृद्धि जनसंख्या गुने वृद्धि दर। अगर जनसंख्या मान लीजिए बहुत अधिक है, मान लीजिए 100 करोड़ है और उसमें वृद्धि दर मान लीजिए 1% हुआ,
तो 100 करोड़ का 1% 1 करोड़ हुआ, फिर भी क्या है, ज़्यादा हो जाता है। तो अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो और वृद्धि दर कम भी हो ना, तो सापेक्ष वृद्धि क्या होंगे, जनसंख्या गुना वृद्धि दर, वो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। इसलिए कह रहा है सत्य कथन कि जब जनसंख्या में कम वार्षिक वृद्धि दर हो तो जनसंख्या में सापेक्ष वृद्धि दर अधिक हो जाती है। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने बच्चे का जन्म होता है, ऐसा नहीं कि जितना बच्चा जन्म होगा वो पूरे को जन्म दर कहेंगे, उसमें देखते हैं कि जितने जीवित बच्चे का जन्म होता हो, ठीक है, उसको जन्म दर कहते हैं। 71 क्या है कि आंतरिक प्रवास एक्चुअली क्या है कि जब लोग व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, ठीक है, उसके लिए क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग प्रवास करते हैं। तो प्रवास होने से भारत की जो टोटल या फिर कोई भी देश की जो टोटल डेमोग्राफी है, जनसंख्या, उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक जगह से दूसरे जाने पे क्या है कि उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, जनघनत्व बढ़ जाता है। तो आंतरिक प्रवास के कारण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल गलत है कि नहीं करता है, करता है वो। और आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन क्यों लाएगा? क्योंकि एक वो देश के अंदर ही मूव कर रहा है, तो उसका जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं लाता है। इसलिए इसका दोनों गलत है। 72 क्या है कि कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच में। 73 क्या है कि नर्मदा नदी का जो उस पर ओंकारेश्वर बांध बनाया गया है चंबल पे क्या है, राणा प्रताप सागर है। और कृष्णा नदी यह जो है नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। और कावेरी पर क्या है, मैटूर बांध है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। धन्यवाद। फिर हम 75 से 150 तक कल करेंगे।